नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और जापान के बीच 13 एग्रीमेंट साइन, लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी वो थी डारुमा गुड़िया, डारुमा डॉल। एक ऐसी गुड़िया जो भारतीय आस्था के साथ भी जुड़ी है, एक ऐसी गुड़िया जिसको जापान में भगवान का दर्जा है, जिसके लिए मंदिर है और हर शुभ कार्य में शुरुआत की प्रतीक है, जो कार्य के खत्म होने की भी प्रतीक है। एक ऐसी गुड़िया जो नए साल की शुरुआत भी है और अंत भी है। एक ऐसी गुड़िया जिसकी आंखें, जिसके बाल, जिसकी आईब्रो सब महत्वपूर्ण संकेतों को दर्शाती है और हर संकेत का अपना एक अलग महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी को यह गुड़िया गिफ्ट करने की वजह क्या है और इसके क्या मायने हैं, आज हम आपको जापान की इस डारुमा गुड़िया का इतिहास, इसके जापान में भगवान बनने की कहानी, इसके लाल रंग से जुड़ा रहस्य, इसकी आंखों के पीछे की मान्यता हम सब बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट में मिली है डारुमा गुड़िया। हम दोनों एकमत है, हमारी साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें जापान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को डारुमा गुड़िया गिफ्ट की गई है। जरा देखिए, ये वो तस्वीर जो बेहद खास, और ये जो डारुमा गुड़िया है, ऐसा नहीं है कि जापान ने बस ऐसे ही ये गुड़िया गिफ्ट करनी थी तो ये गुड़िया गिफ्ट कर दी, ऐसा नहीं। ये गुड़िया जापान के इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी आस्था, उसके विश्वास का प्रतीक है और इसलिए इसका प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसका होना और ये गिफ्ट होना एक गुड लक है। एक ऐसा गुड लक जो शायद इस वक्त भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, क्या वाकई में इस डारुमा गुड़िया के मिलने के बाद भारत इस संकट से निकल जाएगा? ये इसलिए क्योंकि हम इतिहास आपको बताएंगे कि भारत को कब कब जापान ने डारुमा गुड़िया गिफ्ट की, उस दौर में भारत किस संकट के अंदर था और कैसे उसके बाद वो इस संकट से बाहर आ गया। लेकिन डारुमा गुड़िया कैसी होती है, तस्वीरों से बहुत कुछ आप समझ पा रहे हैं। डारुमा गुड़िया एक प्रसिद्ध पारंपरिक गुड़िया है जो जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये लाल रंग की गोलाकार गुड़िया बिना हाथ पैर के, बड़ी बड़ी सफेद आंखों और दाढ़ी मूंछों वाली गुड़िया है। अमूमन आपको जो गुड़िया मिलती हैं वो सिंड्रेला स्टाइल की मिलती है, लेकिन यहां बड़ी बड़ी आंखें हैं, सफेद आंखें हैं, यहां तक कि दाढ़ी मूंछें भी होती हैं, जो बाहर से देखने में एक बार हो सकता है आपको देखने में ये मजाकिया लगती हो, लेकिन गहरा इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इसे शुभकामना, दृढ़ता और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। यह बोधि धर्म नामक बौद्ध भिक्षु से प्रेरित गुड़िया है। बोधि धर्म जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जैन बौद्ध धर्म के। उनकी भी कहानी बहुत आशा से जुड़ी हुई और चमत्कार से जुड़ी हुई है। लेकिन डारुमा गुड़िया, इसका उपनाम क्या है जापान में और इसे क्यों सबसे ज्यादा खास वहां माना जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है, जरा एक बार इसको भी देखिए। जो डारुमा गुड़िया है उसका उपनाम है ओकी अगारी कोबोशी। ओकी अगारी कोबोशी, ये इस डारुमा गुड़िया का उपनाम है। और ओकी अगारी कोबोशी, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फिर से उठने वाली गुड़िया, यानी जो गिरती नहीं है, जो समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकती है, जो हार को स्वीकार नहीं करती है और बार बार लड़ने के साथ खड़ा होना चाहती है। और यही है
ओकियागारी कोबोशी, जिसका मतलब है फिर से उठने वाली गुड़िया। लेकिन जापान की संस्कृति में डारुमा गुड़िया कैसे आई, क्यों यह आस्था और वहां के विश्वास की एक अटूट पहचान हो गई, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को इसे गिफ्ट किया गया। इसके लिए आपको डारुमा गुड़िया का इतिहास समझना होगा कि जापान के अंदर यह गुड़िया कब से है। डारुमा गुड़िया का इतिहास 17वीं शताब्दी यानी एदो काल 1603 से 1868 से जुड़ा हुआ है। यह गुड़िया बौद्ध धर्म से प्रेरित है, जो 5वीं और 6ठी शताब्दी के एक भारतीय या चीनी भिक्षु थे। उन्हें भारत के अंदर भी ट्रेस किया जाता है और चीन के अंदर भी ट्रेस किया जाता है, इसलिए वो भारतीय और चीनी भिक्षु थे। मान्यता है कि बौद्ध धर्म ने 9 सालों तक एक गुफा की दीवार की तरफ ध्यान किया। बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने कहीं नहीं देखा, सिर्फ एक दीवार को सिर्फ आंखों से लगातार देखते रहे, जिससे उनके हाथ पैर सड़ गए, क्योंकि वो एक जगह पर थे, 9 सालों तक थे, एक दिशा में देख रहे थे, एक बिंदु पर देख रहे थे। उनके हाथ पैर सड़ गए और गिर गए, और नींद से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकें काट ली। कहते हैं कि इससे हरी चाय के पौधे उगे और इसीलिए भिक्षु हरी चाय पीते। जापान में यह गुड़िया ताकासाकी शहर, जो कि गुन्मा प्रांत है, उसके अंदर किसानों के द्वारा बनाई जाती है, जो फसल की अच्छी पैदावार के लिए शुभकामना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मंदिरों में भिक्षुओं द्वारा आशीर्वादित ये गुड़िया किसानों की आय का स्रोत भी बन गई है। 19वीं शताब्दी में ये लोकप्रिय हो गई और आज जापान के 80% डारुमा गुड़िया ताकासाकी में ही बनती है। एडो काल में लाल रंग का उपयोग चेचक महामारी से बचाव के लिए किया जाता था, क्योंकि लाल रंग को रोग देवता को प्रसन्न करने वाला माना जाता है, और इसीलिए डारुमा लाल रंग की है। इससे आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि डारुमा गुड़िया के हाथ और पैर क्यों नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म भिक्षु जो 9 साल तक एक ही दिशा में एक ही पॉइंट पर देखते हुए लगातार अपनी भक्ति में विलीन थे, उस दौरान उनके हाथ और पैर गलकर सड़कर गिर गए, और इसीलिए डारुमा गुड़िया को उनका प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए ना तो हाथ हैं और ना ही पैर हैं और ना ही पलकें हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भिक्षु ने नींद ना आए इसलिए अपनी पलकों को उखाड़ दिया था, इसलिए डारुमा गुड़िया की पलकें भी नहीं। लाल रंग क्यों है यह भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि महामारी से बचने के लिए जिस रोग देवता को माना जाता है वहां उनका खास रंग लाल है। लेकिन डारुमा गुड़िया का महत्व क्या है जापान में? दरअसल ये जापानी कहावत नाना कोरोबी याओकी का प्रतीक है। नाना कोरोबी याओकी का प्रतीक, और इसका मतलब क्या है? 7 बार गिरो 8 बार उठो। गुड़िया आकार में गोल है और इसके निचले हिस्से में वजन है। इसकी इस बनावट की वजह से ये गिरने पर फिर से सीधी हो जाती है, और ये इसके दृढ़ता, लचीलेपन और विपत्तियों से उभरने का प्रतीक है। जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से जुड़ी है, जो ध्यान और अनुशासन पर जोर देती है। डारुमा को बुराई से बचाओ, सौभाग्य और लक्ष्य प्राप्ति का तावीज भी माना जाता है। घरों, दुकानों या कार्यालयों में रखी जाती है, और विशेषकर नए साल पर यह व्यक्तिगत लक्ष्यों जैसे कि परीक्षा पास करना, व्यवसाय सफलता के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। लेकिन डारुमा गुड़िया, जिसका एक एक हिस्सा एक एक संदेश है, क्योंकि इस गुड़िया के हाथ पैर नहीं है, लेकिन इस गुड़िया की बड़ी बड़ी सफेद आंखें हैं। उन सफेद आंखों में पुतलियां नहीं है, ना ही आईब्रो है। तो फिर इसके संदेश क्या है? जरा देखिए कौन कौन से हिस्से और क्या क्या संदेश देते हैं। पहले हिस्सों की बात करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है इसकी आंखें, जो सफेद रंग की होती हैं
और जो हम इसको आपको दो जगह से ये काला दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये वो गुड़िया है जिससे किसी ने कोई मन्नत मांगी और वो मन्नत पूरी हो गई। ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरुआत में एक आंख को काला किया जाता है, फिर दूसरी आंख को काला किया जाता है, और इसको लेकर भी पहले कौन सी आंख को काला किया जाना है इसका उल्लेख है। दूसरा, चेहरे के बाल, ये जो बाल हैं इनका भी अपना एक महत्व है और इसके अलग अलग रंग। शुरुआत में ये सिर्फ लाल रंग के लिए थी क्योंकि उस दौर में महामारी ही सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन आज के दौर में व्यक्तिगत समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस गुड़िया को अब अलग अलग रंग के अंदर भी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं और दारूमा गुड़िया की आंखों के महत्व को आपको बताते हैं। गुड़िया बिना पुतलियों के ही बेची जाती है। खरीदने पर बाएं आंख जो दारूमा की बाईं जो दाहिनी तरफ दिखती है उस पर काला रंग भरकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य पूरा होने पर दाहिनी आंख भरते हैं और ये ए उन अवधारणा से जुड़ा है। बाईं आंख शुरुआत ए और दाहिनी समाप्ति उन का प्रतीक है। इससे दारूमा पूर्ण दृष्टि पा लेते हैं, जैसे बोधि धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप सोचिए, पहले एक आंख में रंग भरा जाता है और उसके साथ कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने की दुआएं करता है। जैसे वो लक्ष्य प्राप्त होता है, दूसरी आंख के अंदर भी रंग भर दिया जाता है और ऐसा करने से लक्ष्य प्राप्त होता है और दारूमा डॉल को दृष्टि मिलती है। इसकी बाईं आंख जो कि शुरुआत का प्रतीक है उसे ए कहते हैं और दाहिनी आंख जो कि समाप्ति का प्रतीक उसे उन कहते हैं, और ये पूरे तरीके से ए उन अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए कि जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसको तुलना की गई है कि बोधि धर्म भिक्षु को जिस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी तरीके से लक्ष्य प्राप्त होता है और दारूमा गुड़िया दृष्टि पा लेती है। तो फिर सवाल है कि चेहरे के जो बाल हैं उन बाल का क्या संदेश है। दरअसल भौहें क्रेन पक्षी और गालों के बाल कछुए जैसे होते हैं। इसके पीछे की वजह है क्योंकि जापानी कहावत के अनुसार क्रेन 1000 वर्ष जीती है और कछुआ 10,000 वर्ष, जो दीर्घायु का प्रतीक है। जो आप ये बाल देख रहे हैं, बहुओं के ऊपर के बाल और मूंछों के बाल, ये दोनों अलग हैं। इनमें से एक क्रेन के बाल को प्रतीक है और दूसरा कछुए के बाल का प्रतीक। क्रेन 1000 साल जीती है और कछुआ 10,000 साल, यानी कि जो बाल हैं वो किसी व्यक्ति की दीर्घ आयु को दर्शाता है, या कहते हैं कि भाई उसकी उम्र कछुए के जैसे, क्रेन के जैसे हो। दारूमा गुड़िया के रंगों का भी महत्व है क्योंकि शुरुआत में जैसा कि हमने कहा सिर्फ ये लाल रंग के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन इसके अलग अलग रंग हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लाल रंग के साथ। जरा देखिए इसकी गुड़िया का जो लाल रंग है वो क्या प्रतीक है। लाल रंग जो है वो सामान्य शुभकामना, सौभाग्य और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो शुद्धता, संतुलन और प्रेम संबंध का प्रतीक है। जो इसमें सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर है वो धन, प्रसिद्धि, व्यवसाय और सफलता का प्रतीक है। जो ब्लैक काला रंग है, यानी अगर कोई दारूमा डॉल ब्लैक कलर की है तो वो बुराई से रक्षा और मजबूत इच्छा शक्ति के प्रतीक है। हरे रंग की दारूमा डॉल स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के प्रतीक है। नीले रंग की दारूमा डॉल करियर सफलता और नौकरी के प्रतीक है। पीले रंग की दारूमा गुड़िया समृद्धि, फसल या आर्थिक लाभ के प्रतीक है, जबकि नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर की जो दारूमा डॉल है वो शैक्षणिक सफलता और समृद्धि के प्रतीक, और गुलाबी पिंक कलर की दारूमा डॉल प्रेम और रोमांस की प्रतीक है, जबकि बैंगनी पर्पल कलर की जो दारूमा गुड़िया है वो व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य के प्रतीक है। यानी कि शुरुआत में जो सिर्फ लाल रंग की गुड़िया थी वो लाल रंग से आगे बढ़ते हुए सफेद, सुनहरी, काली, हरी,
नीली, पीली और नारंगी के साथ गुलाबी और बैंगनी कलर में भी बाजार में आई और हर एक डॉल का उसके रंग के हिसाब से एक अलग महत्व है। सवाल यह भी है कि दारुमा डॉल के उपयोग और परंपराएं क्या है? क्या आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किसी अनर्थ को न्योता देता है? दरअसल नए साल पर अमूमन इसको खरीदते हैं, एक आंख भरकर प्रार्थना करते हैं, लक्ष्य पूरे होने पर दूसरी आंख को भरते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य पूरा ना हो तो अगले साल नई गुड़िया लेते हैं। ताकासाकी में दारुमा इची ये मेला जनवरी में लगता है, जहां लगभग 4 लाख के आसपास लोग पहुंचते हैं। भिक्षु शांति के लिए सूत्र पढ़ते हैं और साल के अंत में दारुमा क्यो समारोह में पुरानी गुड़िया जलाकर धन्यवाद देते हैं, जो एक नई शुरुआत की प्रतीक है। राजनीतिक नेता चुनाव जीतने के लिए, व्यवसायिक सफलता के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। युवा पीढ़ी इन्हें सजावट या प्रेरणा के रूप में रखती है। पॉप कल्चर में, एनीमे और मंगा और गेम्स में भी दारुमा डॉल दिखाई देती है। लेकिन हर जापानी दौरा क्या वाकई में भारत के लिए एक शुभ संकेत है? और क्या इससे पहले भी भारत को दारुमा डॉल मिली है? और क्या दारुमा डॉल मिलने के बाद भारत की परिस्थितियां बदली हैं? हम आपको उदाहरण के साथ बताते हैं। सितंबर 2014 जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निमंत्रण पर जापान गए, तो आबे ने उन्हें एक विशेष दारुमा गुड़िया उपहार में दी। यह गुड़िया मोदी जी के मेक इन इंडिया अभियान और भारत की आर्थिक प्रगति के लिए शुभकामना के रूप में दी गई। आबे ने कहा कि दारुमा की तरह मोदी की सरकार चुनौतियों से उभरकर सफल होगी। यह उपहार भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रतीक था। मोदी ने इसे स्वीकार करते हुए ट्वीट किया कि यह दोस्ती और सफलता का प्रतीक है और सरकार बेहतरीन तरीके से चली। 2016 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा डॉल गिफ्ट हुई। मई 2016 में मोदी की जापान यात्रा के दौरान आबे ने एक और दारुमा गुड़िया मोदी को गिफ्ट में दी, जो भारत की तेज विकास यात्रा के लिए समर्पित थी। इस बार गुड़िया का आबे मोदी दोस्ती का उल्लेख था। गुड़िया को मोदी जी ने अपने कार्यकाल में रखा, जो भारत और मोदी के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और 2016 के बाद एक बेहतरीन विकास के पथ पर भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कब कब भारत को दारुमा डॉल मिली है। 2022 में जापानी सम्राट नारुहितो और सम्राज्ञी मासाको के भारत दौरे के दौरान भी दारुमा जैसी सांस्कृतिक वस्तुएं आदान प्रदान की गई। हालांकि सीधे मोदी को नहीं, 2023-25 में G7 शिखर सम्मेलन जो जापान होस्ट कर रहा था, क्वाड बैठक में भी जापानी नेताओं ने मोदी को दारुमा गुड़िया उपहार में दी थी, जो वैश्विक चुनौतियों जैसे कि कोविड-19 से उभरने के संदर्भ में थी। तो क्या वाकई में इस बार जो दारुमा डॉल गिफ्ट की गई है, उसके बाद जो टैरिफ की एक विपदा, हालांकि भारत इससे बखूबी तरीके से बाहर निकलेगा, लेकिन क्या दारुमा डॉल का गुड लक भारत को और तेजी से बाहर निकालेगा? यकीनन निकालेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन भारत और जापान के बीच 13 समझौते भी हुए और यह भी अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो चलिए चलते चलते आपको इन 13 समझौते के बारे में भी बताते हैं कि भारत और जापान के बीच ये 13 समझौते कौन कौन से हुए। इनमें सबसे पहला समझौता अगले दशक के लिए भारत जापान जॉइंट विजन, और यह जरूरी है कि 2025 से 35 के बीच में भारत और जापान किस तरीके से काम करेगा, कैसे भारत की मैन पावर और जापान की तकनीक एक साथ मिलकर दुनिया के अंदर एक अलग दौर को लेकर आएगी। वैसे भी भारत और जापान दोनों वर्तमान में दुनिया की चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था है, और वो दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो एक अलग विजन दुनिया देखेगी। दूसरे नंबर पर सुरक्षा सहयोग पर जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है। तीसरा,
सुरक्षा सहयोग पर जॉइंट डिक्लेरेशन दरअसल हिंद महासागर में भारत की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के आदान प्रदान के लिए एक्शन प्लान, जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे कि इंडियन मैन पावर और जापानी तकनीक अगर ये एक दूसरे के साथ शेयर हो तो जो माइलस्टोन हम 10 साल में हासिल कर सकते हैं उसको 6 से 7 साल में भी हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान भारत को बेहद कम दर पर कर्जा मुहैया कराता है और जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उस पर भी भारत को जापान ने बेहद कम ऋण व्यवस्था के साथ कर्ज दिया है। इसके अलावा भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर भी समझौता हुआ है। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौता हुआ है और जो सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रयान 5 मिशन, इसके लिए भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग हुआ है। हालांकि इससे पहले भी भारत और जापान दोनों की अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। वहीं क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यह भी समझौता हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहयोग, और देखिए जब आप जापान में देवी देवताओं को देखेंगे, भारतीय देवी देवताओं को देखेंगे तो उनके अंदर आपको एक तुलनात्मक समानताएं नजर आएंगी जो बताती हैं कि भारत और जापान की संस्कृति काफी हद तक मिलती है, काफी हद तक दोनों की आशाएं मिलती हैं। दोनों ईश्वर में विश्वास करते हैं और दोनों प्रगति में विश्वास करते हैं और दोनों ही विकासवादी सोच में विश्वास करते हैं, विस्तारवादी सोच में दोनों ही विश्वास नहीं करते। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर भी समझौता हुआ है। पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ है और यह ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है क्योंकि जापान और भारत दोनों ही क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 12वां जो समझौता हुआ है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच हुआ है और अंतिम समझौता जो भारत और जापान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यह भी साइन हुआ है। और यह दरअसल वो समझौते हैं जो बताते हैं कि जापान और भारत दो देश नहीं हैं, दो मित्र हैं, दो व्यापारिक दोस्त हैं, दो सांस्कृतिक दोस्त हैं, दो सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले दोस्त हैं और दोनों जहां कर मिलते हैं वो है वैश्विक स्तर पर एक ऐसी दिशा को उल्लेखित करना जिसमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा अच्छे तरीके से हो और दूसरों को अतिक्रमण ना करना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जापान चाइना से परेशान है, क्योंकि चाइना जापान को लेकर एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है और अभी जो एससीओ की बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, उसके तुरंत बाद जापान अपना विजय दिवस मनाएगा और उस विजय दिवस का मकसद होगा जापान को, माफ कीजिएगा, चाइना विजय दिवस मनाएगा और उसका मकसद होगा जापान को वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाना, क्योंकि वो 80 विजय का प्रतीक द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर। जापान इसका विरोध कर रहा है कि जो 20 प्रतिनिधि देशों के वहां पहुंचे हैं वो उस विजय दिवस का हिस्सा ना हो। लेकिन जो डारूमा गुड़िया जापान से भारत को मिली है, क्या वाकई में उसके बाद जो भारत पर वर्तमान संकट हैं उनके लिए एक लक्की डॉल, एक गुड लक ये गुड़िया साबित होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। हम दोनों एकमत है, हमारी साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।